नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका श्री गणेश स्टडी प्रैक्टिस में। आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए सीडीपी। ठीक है, सीडीपी का महामैराथन अभी सेट 1 है। ये सेट 1 है, सीडीपी सेट 1। और आज से जो है डेली आपको एक एक सेट मिलते जाएगा। और अभी जो है ये सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है सीडीपी का जो है 30 नंबर कराएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में सी-टेट एग्ज़ाम में 30 नंबर पूछे जाते हैं। सी-टेट के लिए 30 नंबर का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। चलिए शुरू करते हैं। और इस प्रकार ये पीपीटी है, ये देखिए 1 से लेकर ये 30 नंबर तक है। ये तो स्टार्ट करते हैं। ये 30वां नंबर आ गया, 1 नंबर लाते हैं। हाँ, तो ये नंबर 1 क्वेश्चन है। ये देखिए, पहले ये इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा, फिर आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में, तो ज़्यादा मेरा हिंदी ही है। हालांकि इंग्लिश को भी लेके चलेंगे। इंग्लिश का ऐसा वर्ड है जो कि कुछ हिंदी का वर्ड समझ में नहीं आता, तो इंग्लिश का ही उसमें मान्य रहता है। और इंग्लिश का ज़्यादा समझने में कुछ वर्ड इसमें एक जैसे सिमिलर वर्ड मिलने के बाद समझ में आ जाता है। हिंदी का क्या होता है, कई संवेदनशील के जगह पर और कुछ वर्ड दे देता है, वर्ड को बदल दिया जाता है, तो एग्जामिनर को जो है थोड़ा दिक्कत होता है समझने में क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं नंबर 1 से। व्हाट इज़ मीन्ड बाय सेंसिटिव पीरियड इन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो सेंसिटिव पीरियड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए कौन सा होता है, तो इसमें जो है पीरियड कंसर्निंग अ रैपिड एडवांस ओनली इन कॉग्निशन एंड लर्निंग। तो इसमें नहीं, ऑप्टिमल पीरियड जो कि उच्चतम अवधि होना चाहिए। ऑप्टिमल, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्टिमल पीरियड। ठीक है, जिसमें ऑप्टिमल रहेगा स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज़, उसको आप चिन्ह लगा दीजिएगा। अब हिंदी में देखिए, ऑप्टिमल यहाँ रखिएगा, ऑप्टिमल पीरियड स्पेसिफिक कैपेबिलिटी। आगे है बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ होता है। ठीक है, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है, तो बाल विकास में केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित है। केवल वाला ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, बाल विकास में संवेदनशील अवधि, ठीक है, का क्या अर्थ है, सेंसिटिव पीरियड के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट सेंसिटिव पीरियड का क्या अर्थ है, संवेदनशील पीरियड सेंसिटिव पीरियड का क्या अर्थ होता है, तो केवल वाला कट हो गया। विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, ठीक है, ये हो सकता है। और ये भी देखना है इसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके। तो वह काल जिसमें भाषाई विकास केवल है यहाँ, ठीक है, ये भी कट हो जाएगा। वह काल जिसमें भाषाई विकास को गति दी जा सके, ये भी कट हो गया। वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर हो, यहाँ क्या है, शारीरिक वृद्धि। ठीक है, यहाँ विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि यानी कि लास्ट अवधि, तो ये भी आपका कट हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि यानी अंतिम अवधि, सॉरी, अंतिम अवधि या उच्चतम अवधि जो कि अंत वाला होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे ज़्यादा, तो वही हुआ। ठीक है, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आंसर भी देख लीजिए आप, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। आगे है ये लेब-वाइगोत्स्की है। ठीक है, नया ज्ञान और मौजूदा ज्ञान, और ठीक है, नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच अंतर निमित्त होता है। तो यह किसने कहा है, लेब-वाइगोत्स्की जी ने कहा है। ठीक है, यहाँ आप आंसर भी देख लीजिए नीचे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू इंश्योर फोकस ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग ये ध्यान देना है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग पे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है 1 नंबर यहाँ से। असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग से। और इम्पोर्टेंट टू इंक्लूड, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन। ठीक है, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या महत्वपूर्ण है, ये इसमें पूछ रहा है। तो स्व मूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन, मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर बच्चों के बीच तुलना, और तीसरा नंबर यह है कि गुणात्मक प्रतिक्रिया। ठीक है, तो मात्रात्मक मापदंडों, तो ये तो नहीं होना चाहिए मात्रात्मक मापदंडों,
ये देखिए तीसरा नंबर मात्रात्मक, चौथा नंबर को ऑप्शन देखिएगा, मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों को बीच तुलना, छात्रों के बीच यहाँ के होगा, ठीक है, के बीच तुलना, ये बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें से और देखिए कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। सहकर्मी मूल्यांकन ये होना चाहिए, अब टिक लगा दीजिए कि कौन कौन सा। स्व मूल्यांकन ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, स्व मूल्यांकन किया जाना चाहिए सीखने के लिए आकलन में, ठीक है, इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन के लिए। अब गुणात्मक प्रतिक्रिया, ठीक है, गुणात्मक प्रतिक्रिया ये भी आपका जो है हो जाएगा ऑप्शन। तो इसमें से ऑप्शन कौन कौन, 1, 2 और 3, ये 1, 2, 3 नंबर कौन सा है, 2 नंबर में है, और इधर नहीं, तो ये जो है आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ये 2 नंबर। ये 2 नंबर आपका सही हो गया, ठीक है, ये सही हो गया। अब आगे देखिए इसका आंसर भी देख लीजिए, 2 नंबर सही है, 2, 3, 1, 2 और 3। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अपॉर्चुनिटी ऑफ हैंड ऑन एक्टिविटीज इज लाइकली टू, तो डैश लर्निंग एमोंग स्टूडेंट्स, अपॉर्चुनिटी हैंड ऑन एक्टिविटीज़, ठीक है, ये ध्यान देना है वर्ड पे। छात्रों के लिए व्यवहारिक, ठीक है, छात्रों के लिए व्यवहारिक करके सीखने, ठीक है, हैंड टू एक्टिविटी, हैंड टू एक्टिविटी करके सीखने वाली गतिविधियों को डैश से छात्रों के अधिगम को डैश की संभावना है। तो छात्रों के लिए व्यवहारिक करके सीखने वाली गतिविधियों को डैश से छात्रों के अधिगम को डैश की संभावना है। तो क्या चीज़ का संभावना होता है, गतिविधियों को टालने से, ठीक है, यहाँ टालने हो जाएगा, टालने से छात्रों के अधिगम, टालने से अधिगम सुधरने की संभावना है। तो व्यवहारिक करके सीखने वाली गतिविधियों को, ठीक है, यहाँ ध्यान देना, टालने सुधरने होगा या सुविधा देने बढ़ने होगा, ये फिर बैठाना है कौन सा सही होना चाहिए, प्रस्तुति से ठहरने, रोकथाम बढ़ने, ठीक है। तो व्यवहारिक करके सीखने में क्या होता है, गतिविधियों को सुविधा देने से छात्रों के, अगर 2 नंबर ये टालने तो नहीं फिर बैठ रहा है, अब सुविधा देने से छात्रों के अधिगम को बढ़ने की संभावना। अब तीसरा है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, अब इससे अगर बेस्ट ऑप्शन होगा तो उसी को लगा देंगे। आगे है गतिविधियों को प्रस्तुति से छात्रों के अधिगम को ठहरने की, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठहरने की नहीं, तो ये रोकथाम भी नहीं होगा, और बढ़ने तो ये सही है, इसमें से चौथा ऑप्शन में बढ़ने सही है, लेकिन रोकथाम ये सही नहीं होगा, ठीक है, गतिविधियों को रोकथाम ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ये सबसे बेस्ट लग रहा है, 2 नंबर, ठीक है, ये 2 नंबर आपका सही है, बेस्ट ऑप्शन। तो छात्रों के लिए व्यवहारिक करके सीखने गतिविधियों को सुविधा देने से छात्रों के अधिगम को बढ़ने की संभावना है। तो इसमें हैंड टू एक्टिविटी में आपका फैसिलिटी जो देंगे, फैसिलिटेटिंग लर्निंग एमोंग इम्प्रूव स्टूडेंट, फैसिलिटेटिंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा इम्प्रूव लर्निंग एमोंग स्टूडेंट। अब इसका आप आंसर भी देख लीजिए, सुविधा देने और बढ़ने, ये 2 नंबर आपका आंसर सही है, ये 2 नंबर ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। अब ये 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट 5 नंबर में, और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी संप्रत्यय की समझ को सुसाध्य नहीं करेगा। तो कौन सा विकल्प जो है किसी संप्रत्यय की समझ को सुसाध्य नहीं करेगा, इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, तो देख लीजिए, छात्रों को संप्रत्यय की समझ, ठीक है, सुसाध्य नहीं करेगा, ऑप्शन नहीं को चुनना है, गलत को, ठीक है। छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना, ठीक है, तो इसमें जो है समझ नहीं, प्रतिलिपि जो है बनाने के लिए कहना नोट से, तो इससे उसको जो है कुछ समझ नहीं होगा, सुसाध्य नहीं होगा, ये ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है। ये गलत, मतलब गलत चुनने बोल रहा है तो गलत लग रहा है, ये गलत के अनुसार ये सही लग रहा है, ठीक है, गलत मारेंगे और बाद में इसको क्या है, जहाँ जहाँ जो गलत लगेगा उसको पहले गलत लगाएंगे, फिर अब देखिए छात्रों से
उस संप्रत्यय को अपने शब्दों में समझाने के लिए कहना। छात्रों से उस संप्रत्यय को अपने शब्दों में समझाने के लिए कहना। ये तो एकदम बिल्कुल सही लग रहा है, अपने शब्दों में समझाने के लिए कहना, और यहाँ गलत चुनना है। ये ऑप्शन सही है विद्यार्थियों के अनुसार, और ये सीडीपी के अनुसार, पेडागोजी के अनुसार। और तीसरा नंबर ऑप्शन है विद्यार्थियों से विशिष्ट उदाहरणों से सिद्धांत बनाने के लिए कहना। विशिष्ट उदाहरण से सिद्धांत बनाने के लिए कहना, ठीक है। इसे भी उनके विकास में गति मिलेगा, विद्यार्थियों के विकास में। ये भी विद्यार्थियों के अनुरूप जो है बिल्कुल सही है। अब देखिए चौथा नंबर ऑप्शन क्या है, छात्रों से विभिन्न स्थितियों के बीच समरूपक उत्पन्न करने के लिए कहना, ठीक है। छात्रों से विभिन्न स्थितियों के बीच समरूपक, समान रूप से उत्पन्न करने के लिए, स्थितियों के बीच में समान रूप उत्पन्न करने के लिए कहना। तो ये भी सही है, विभिन्न स्थिति में समान रूप में रहना चाहिए, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, तो ये 1 नंबर आपका गलत है, ठीक है। यहाँ गलत मांग रहा है तो गलत के अनुसार ये 1 नंबर गलत यानी सही हो जाएगा। ये 5 नंबर का 1 नंबर। अब इसका आंसर भी देख लीजिए। तो 1 नंबर ये सही हो गया आपका। ये सही हो गया। अब आप ऑप्शन भी देख लीजिए। इसका उत्तर देखिए, छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट से उत्तर की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना। 1 नंबर ये सही हो गया आपका। आगे छठा नंबर क्वेश्चन है, द सोशल एक्सपेक्टेशन एट ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज रेफर टू एज। तो विकास के प्रत्येक चरण के लिए अपेक्षा को क्या कहा जाता है? विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा, तो सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है विकास के प्रत्येक चरण के लिए? ये जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका उठाया गया है, और वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सेम एग्जाम में पूछा गया है वही क्वेश्चन है। और देख लीजिए किस प्रकार से सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? विकास के प्रत्येक चरण के लिए विकासात्मक कार्य, विकासात्मक आवश्यकताएं, विकासात्मक बाधाएं, विकासात्मक क्षेत्र। तो सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाएगा प्रत्येक चरण के लिए, ठीक है। विकास के प्रत्येक, यहाँ ध्यान देना, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा, सामाजिक अपेक्षा मतलब हो गया समाज के लिए जो जरूरी है, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो विकासात्मक कार्य कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा इसमें, ठीक है, विकासात्मक कार्य। 1 नंबर सही हो जाएगा। अब आंसर देख लीजिए, इसमें 1 नंबर सही है आपका, विकासात्मक कार्य डेवलपमेंट टास्क, ठीक है। डेवलपमेंट टास्क दिया गया है यहाँ। सोशल एक्सपेक्टेशन, ठीक है, डेवलपमेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज रेफर्ड, तो डेवलपमेंट टास्क। 7 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, विच थ्योरिस्ट asserted that cognitive development is a collaborative process. लेव वाइगोत्स्की, इवान पाव्लो, B.F. स्किनर, जॉन वाटसन, ठीक है। तो इसमें से निम्नलिखित, हिंदी में क्या है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने, ठीक है, सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक जो है कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। तो किस सिद्धांतकारी ने कहा, किस थ्योरिस्ट ने कहा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास जो है एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है, कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की के द्वारा, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास जो है सहयोगात्मक प्रक्रिया है, ये कहा है आपके लेव वाइगोत्स्की ने, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की द्वारा कहा गया है, आंसर नंबर 1 हो जाएगा। और यहाँ आंसर भी देख लीजिए, लेव वाइगोत्स्की, इसने क्या कहा था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है, सहयोगात्मक प्रक्रिया है। आगे देखिए 8 नंबर, डायनामिक असेसमेंट हेल्प टू अंडरस्टैंड, डायनामिक असेसमेंट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड। तो इसमें गत्यात्मक मूल्यांकन, डायनामिक असेसमेंट गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है? हेल्प टू अंडरस्टैंड क्या समझने में मदद करता है? डायनामिक असेसमेंट तो बच्चों के बौद्धिक स्तर को, गत्यात्मक मूल्यांकन जो है
क्या समझने में मदद करता है? तो बच्चों के बौद्धिक स्तर को समकक्षियों की तुलना में छात्रों का संबंधित पद को, बच्चे के विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को, क्या बच्चा सामान्य नियमित विद्यालय में पढ़ने के लायक है या नहीं, इसमें से देखिए कौन सा होगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो ये बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं, ये जो है 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गत्यात्मक मूल्यांकन, यहाँ ध्यान रखना है मूल्यांकन कौन से हो रहा है, तो गत्यात्मक मूल्यांकन हो रहा है, ठीक है। गत्यात्मक मूल्यांकन और ये डायनामिक असेसमेंट जो है, इसको समझने में स्पेसिफिक लर्निंग नीड ऑफ चाइल्ड, स्पेसिफिक लर्निंग नीड ऑफ चाइल्ड के अनुसार जो है जरूरी है, वो जो है विशिष्ट अधिगम, बच्चे के विशिष्ट अधिगम आवश्यकता को देखते हुए गत्यात्मक मूल्यांकन को समझने में मदद करता है। अगर जान गए कि बच्चों की आवश्यकता, विशिष्ट अधिगम आवश्यकता क्या है, उनके अधिगम के लिए कौन सी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, जान जाएंगे, तो यही हुआ आपका गत्यात्मक मूल्यांकन, डायनामिक असेसमेंट। आंसर भी देख लीजिए, बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं, ठीक है, द स्पेसिफिक लर्निंग नीड फॉर चाइल्ड। अब अगला नंबर है 9th नंबर है आपका कथन और कारण। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना बहुत जरूरी है, और ये बहुत ही भी आई है क्वेश्चन और ऑप्शन भी, और ये 100% सही है। आगे देखिए, अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है, यह एक रेखीय नहीं होगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा आपका अधिगम जो है बहुरेखीय होता है। कई प्रकार से हम सीख सकते हैं, ठीक है, कई प्रकार से सीख सकते हैं हम, एक प्रकार से नहीं, किसी क्रम से भी नहीं सीख सकते हैं, मतलब इसमें क्रम भी हो जाएगा और बहु तरीके से सीखा जाता है, तो इसीलिए हो जाएगा बहुरेखीय। कहीं से भी सीख सकता है, आप ये नहीं है कि पढ़ के ही सीख सकते हैं, आप कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, मतलब सीखना जो है क्या है, बहुत ही भास्ट है इनका जो है, सीखने की प्रक्रिया जो है बहुत सीखता है, टॉम से लेके होता है ना, एक सुने होंगे आप, सीखता कैसे है, ये जीवन पर्यंत सीखते रहता है, मृत्यु पर्यंत, मतलब जीवन जब तक रहेगा तब तक सीखते रहेगा, ठीक है, मृत्यु तक। अब इसका आंसर भी देख लीजिए, तो 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा आपका। 1 नंबर में क्या है कि ए और आर दोनों सही है, नहीं सॉरी ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा, ये ए और आर दोनों सही नहीं, ए सही है लेकिन आर गलत है, 3 नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है, आपका 3 नंबर होगा, ये नंबर सही हो जाएगा। अब इसका आंसर भी देख लीजिए आप, ये देखिए ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। अब अगला 10वां नंबर क्वेश्चन पे, लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल व्हेन, तो जब बहुत ही इफेक्टिव प्रभावशाली होगा अधिगम, तब उसका अधिकतम मीनिंगफुल क्या हो जाएगा, ठीक है, अर्थपूर्ण क्या होगा। तो यहाँ क्या है, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा जब या अगर, ठीक है, जब अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर यह संदर्भित रूप में हो, तो ये सही हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, अधिगम करता प्रदर्शन अभिमुखी हो, नहीं, प्रदर्शन के लिए अधिगम नहीं किया जाना चाहिए और नहीं करते हैं, प्रदर्शन कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए हो सकता है। अधिगम करता, तीसरा ऑप्शन क्या है, अधिगम करता बाह्य कारकों से अभिप्रेरित हो और अधिगम करता बाहरी कारकों से अभिप्रेरित हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी आपका बाह्य कारकों से प्रेरित नहीं हो, ये आंतरिक होना चाहिए, अंदरूनी प्रेरित होना चाहिए, अभिप्रेरित होना चाहिए, आंतरिक प्रेरणा। जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए, और जानकारी जो है, जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए, वो संबंधित खंडों में नहीं, संबंधित ओ काट दीजिए तब ये सही हो जाएगा, इसलिए ये भी गलत है, ठीक है। संबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए तो सही है, ओ संबंधित जिससे कोई संबंध ही नहीं हो तो वो जानकारी तो कठिन हो जाएगा, इसीलिए ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आपका, ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर भी देख लीजिए आप, तो इट इक्योर इन कॉन्टेक्चुअलाइज्ड मैनर, आंसर देख लीजिए, यह संदर्भित रूप में हो, यानी कि बच्चे के संदर्भित रूप में, एक्योर इन कॉन्टेक्चुअलाइज्ड मैनर, मीनिंगफुल होगा, लर्निंग तभी मीनिंगफुल होगा। आगे आप देखिए 11th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रोक्सिमोडिस्टल, ठीक है, प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल यानी अधोगामी सिद्धांत,
प्रोक्सिमोडिस्टल अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में किस उदाहरण में दर्शाया गया है? ठीक है, तो प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल जो है किस उदाहरण में दर्शाया गया है? तो इसमें से उदाहरण देखना है पहले। शिशु अपनी बाहों के इस्तेमाल, ठीक है, अधोगामी सिद्धांत, शिशु अपनी बाहों के अधोगामी सिद्धांत, ये ध्यान रखना है। ठीक है, शिशु अपनी बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि विकसित करते हैं, बाहों से पहले दृष्टि विकसित करते हैं। प्रोक्सिमोडिस्टल उस प्रिंसिपल में शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं और फिर भाषा सीखते हैं। शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखते हैं। शिशु बुदबुदाने से पहले किलकारी मतलब किलकिलाना सीखते हैं। तो किलकिलाना, तो ये शिशु जो है बुदबुदाने से पहले किलकिलाना सीखते हैं। बुदबुदाना और किलकिलाना ये भी एक दूसरे से संपूरक मतलब एक समान जैसा है। ठीक है, और संज्ञानात्मक क्षमता के विकास करते हैं। क्या है दूसरा नंबर में? संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं और फिर भाषा सीखते हैं। तो नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ये तीसरा नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखते हैं। ठीक है, पहले सिर फिर हाथ पैर हिलाना सीखता है। ठीक है, बाद में पैर हिलाता है। ठीक है, पहले सिर को हिलाता है अधोगामी सिद्धांत में प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल में। ये ध्यान रखना है हमेशा। इसका आंसर देख लीजिए। ठीक है, शिशु पहले अपने धड़ और फिर फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखते हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन हो गया आपका सही। अब 12th नंबर क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। यहाँ ध्यान देना है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं? सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण कौन सा है? हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं, जो कि हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। तो हमारे कामकाज में सहायता, मानचित्र भी बनाना सीख सकते हैं आप, भाषा भी सीख सकते हैं, कैलकुलेटर भी सीख सकते हैं। ठीक है, ये सहायता कर सकते हैं परिवर्तन और लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण है। ठीक है, ये तीनों सांस्कृतिक उपकरण है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। तो ये आपका तीसरा नंबर सही हो जाएगा। ये तीसरा नंबर। मैप्स, लैंग्वेज, कैलकुलेटर, स्कीमा माइंड में बनता है। ठीक है, अपना एक स्कीमा तैयार करना, तो ये आपका नहीं हो जाएगा। यहाँ परिवर्तन, ठीक है, सांस्कृतिक उपकरण पूछ रहे हैं, तो ये तीनों हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। ये आंसर देख लीजिए नीचे। अब 13वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने प्रस्तुत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इज नॉट करेक्ट? तो नॉट करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट अबाउट असेसमेंट, ये ध्यान देना है। बच्चों के मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन, ठीक है, कौन सा कथन स्टेटमेंट सही है? ऐसा ही नहीं है, सॉरी, सही नहीं है। तो बच्चों के मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपको चुनना। मूल्यांकन का प्रयोग, पहला नंबर ऑप्शन है, मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुसाध्य करने के लिए किया जाना। ठीक है, सीखने को सुसाध्य करने के लिए, मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुसाध्य करने के लिए किया जाना चाहिए। इसमें विविध तरीकों को शामिल करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि विविध तरीकों को शामिल किया जाना चाहिए। मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। ठीक है, मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुसाध्य करने के लिए किया जाना चाहिए। इसमें विविध तरीकों को शामिल करना चाहिए, ये आपको ऑप्शन सही है। अब देखिए, मूल्यांकन को शिक्षक को अपनी शिक्षा शास्त्रीय गतिविधियों पर मनन करने के लिए मौके देने चाहिए। ठीक है, मूल्यांकन को संज्ञानात्मक विकास व मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो मूल्यांकन को संज्ञानात्मक, शारीरिक, मनोविज्ञान क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित, इतना सही नहीं होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, गतिविधि पर मनन करने के लिए मौके देने चाहिए। मूल्यांकन को शिक्षक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय, तो ये भी आपका सही नहीं होगा। तो ठीक है, इसमें से कौन सा कथन बच्चों के मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है? तो बेस्ट ऑप्शन इसमें से लग रहा है कि सभी गलत ही हैं। ठीक है, और सभी गलत है। सही, अब जो इसमें से सही है उसी को मार देंगे। ठीक है, सभी सही नहीं है, लेकिन एक इसमें से सही है।
तो इसमें से क्वेश्चन देखिए घुमा के पूछा गया है, ठीक है। समझ में आने के बाद भी आदमी इसमें से गलती कर देता है। क्यों? बच्चों के मूल्यांकन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। मूल्यांकन के बारे में अगर पूछेगा तो सही कौन सा है पहले उसको चुनना है, ठीक है। मूल्यांकन के बारे में तो मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुसाधित, देखिए इसमें टाइम लीजिए और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुसाधित करने के लिए किया जाना चाहिए। पहला नंबर ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं, तथा इसमें विविध तरीकों को शामिल करना चाहिए और इसमें विभिन्न तरीकों को शामिल करना चाहिए, ठीक है। ये आपका ऑप्शन एकदम बेस्ट है और सही बात है, ठीक है। मूल्यांकन के बारे में अब आगे देखिए, मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। ये आपका जो है क्या सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है और ये सही है, ठीक है। अब देखिए, मूल्यांकन को शिक्षक को अपनी शिक्षा शास्त्रीय गतिविधियों पर मनन करने के लिए मौके देना चाहिए। तो इसमें से जो है बिल्कुल जो सबसे, यहाँ सही नहीं पूछ रहा है ना, तो बिल्कुल जो सबसे ज़्यादा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये आपको जो है मूल्यांकन के बारे में, ये तो बिल्कुल सही 1 नंबर, ये यानी कि सही है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। 1 नंबर कथन सही है तो ये नहीं होगा। अब आगे देखिए, मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधियों के रूप में किया जाना चाहिए। मतलब अगर पूछता इसमें से बेस्ट ऑप्शन होता तो सही है तो इसमें से 1 नंबर ही होता, ठीक है। तो शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए, ठीक है। ये आपका जो है गलत है, अलग गतिविधियाँ दिया है, अलग गतिविधि अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। अब देखिए, सही नहीं में इससे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है और नहीं है। तो मूल्यांकन को शिक्षक को मूल्यांकन के लिए शिक्षक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय गतिविधियों पर मनन करने के लिए मौके देना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल भी पूरी तरह से सहमत नहीं है, मतलब टाइम तो देना चाहिए, मौके देना चाहिए, हमेशा ही देना चाहिए, ठीक है, अपनी शिक्षण विधि को सुधारने के लिए, ठीक है। लेकिन इस ऑप्शन में से ये पूरा तरह से बेस्ट नहीं है, लेकिन ये भी सही है, ठीक है। ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। उसके बाद ये है, आगे देखिए, मूल्यांकन को संज्ञानात्मक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर, तो क्षेत्रों पर हमको क्या लगा था पहले, इसमें से कई मतलब क्षेत्रों पर ही, यहाँ जो है पर को ही हम ध्यान दे दिए, क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ये भी सही है आपका, संज्ञानात्मक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये आपका ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। संज्ञानात्मक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए मूल्यांकन में। तो सर्वांगीण उसका जो है मूल्यांकन हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम, हमेशा यहाँ है, ये भी गलत हो जाएगा। अधिगम से अलग गतिविधि, अधिगम से शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए, ये सही नहीं है, यानी यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, तो 2 नंबर ऑप्शन है इसमें, मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। यही उत्तर है। हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं तो दोनों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो हिंदी ही पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे स्थितियाँ डैश महत्वपूर्ण है जहाँ छात्र लंबे समय तक डैश श्रोता होते हैं, ठीक है। ऐसी स्थितियाँ क्या है कि सुदृढ़ करना महत्वपूर्ण है जहाँ छात्र लंबे समय तक, ऑप्शन देखिए, टालना, निष्क्रिय, ये 1 नंबर तो नहीं होगा, निष्क्रिय श्रोता होते हैं, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, और ये भी नहीं होगा, आज्ञाधीन श्रोता होते हैं, ये भी आपका ऑप्शन गलत लग रहा है। पैदा करना, ऐसी स्थितियां पैदा करना महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ऐसी स्थितियां निषेध करना, ऐसी स्थितियां निषेध करना महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक सक्रिय श्रोता है। हाँ, ये आपका ऑप्शन फिट बैठता है, सक्रिय श्रोता है, ऐसी स्थितियां निषेध करना है, ताकि जहाँ श्रोता जो है छात्र लंबे समय तक सक्रिय श्रोता हो रहा है तो वहाँ कोई भी ऐसे उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं देना चाहिए जो कि उसके अधिगम में रुकावट हो। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डैश में हो जाएगा आपका प्रिवेंट सिचुएशन वेयर द स्टूडेंट आर एक्टिव लिस्टेनर्स, लर्नर्स भी हो जाएगा फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है। ओहो, देखिए ये क्वेश्चन फिट नहीं बैठा पाए ना, यहाँ गलती हो गया, ठीक है, ये बहुत बड़ा गलती हो गया। देखिए, हम इसको कुछ और समझ के, इसी तरह देखिए इसमें पेडागोजी में और ये CDP में गलती होता है। ऐसी स्थितियाँ, ठीक है, टालना चाहिए, टालना महत्वपूर्ण है जहाँ छात्र लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता है, ठीक
ठीक है, निष्क्रिय श्रोता है, निष्क्रिय श्रोता है, ठीक है। जहाँ छात्र निष्क्रिय श्रोता है उस स्थिति को टालना ही बेहतर होता है, ठीक है। और इसमें निषेध करना सक्रिय श्रोता है, ठीक है। हम पॉजिटिविटी में ले लिए, यहाँ निगेटिविटी है, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। तो इस स्थिति को टालना चाहिए, टालना ही महत्वपूर्ण होता है जहाँ की निष्क्रिय श्रोता है, ठीक है। अब अगला नंबर देखिए 15 नंबर, लर्निंग शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स। अधिगम को डैश के बजाय डैश की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। अधिगम को प्रतियोगिता के बजाय अनुकृति की ओर, गलत है। अधिगम को अनुकृति, ये भी गलत है आपका। रटने, हाँ, अधिगम को रटने के बजाय समझने की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए, 100% सही है। ये भाई गलत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। ये फिर बैठा है मेमोराइज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मेमोराइज के बजाय अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये आंसर भी आप देख सकते हैं, देखिए, रटने के बजाय समझने पर ध्यान देना चाहिए। अब 16वां नंबर क्वेश्चन है, बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अस्वस्थ या अल्पपोषित हैं। ये भी सही है। विकसित कथन तर्क है, विकास के सभी आयाम परस्पर एक रूप से जुड़े हुए हैं। शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। तो सही विकल्प चुनिए। ये दोनों सही है मेरे ख्याल से, ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की, ठीक है। आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन होगा सही? तो ये देखिए, इसमें से ए नंबर मेरे ख्याल से सही है, व्याख्या भी करता है और ऑप्शन भी दोनों सही है। अब देखिए आंसर, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। चलिए भाई, ये भी मेरा सही हो गया और आशा करते हैं आप सबका भी सही हो जाना चाहिए। अब देखिए आपके सामने प्रस्तुत है 17वां नंबर क्वेश्चन, कैरोल गिलिगन। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैरोल गिलिगन, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, हमारे प्यारे बच्चों, ये कैरोल गिलिगन याद ही कर लिया कीजिए। कैरोल गिलिगन, ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार क्या है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार। कैरोल गिलिगन एक तर्क दिया था, कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार, ठीक है, कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार जो है एक सिद्धांत, उसके समालोचना करते हुए एक तर्क दिया था कैरोल गिलिगन ने। तो क्या है कि नैतिकता का आधार क्या माना है, देखभाल, और स्त्रियों की नैतिकता का आधार न्याय नहीं। अब देखिए त्याग, हाँ, पुरुषों की नैतिकता का आधार जो है त्याग हो सकता है इसमें, और भलाई जो है स्त्रियों की नैतिकता का आधार भलाई है। अब आगे देखिए ऑप्शन में क्या आ रहा है, देखिए किसका भाग खुल रहा है, देखिए, अच्छा देखभाल है, हाँ, न्याय, ये भी एक नंबर भी सही है, बिल्कुल सही है। पुरुषों का नैतिकता का आधार न्याय, ठीक है, और स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल, ये बिल्कुल सही है कैरोल गिलिगन के अनुसार, और लगभग ये फिट भी बैठता है, ठीक है। 90% औरत देखभाल को जो है प्रायोरिटी देते हैं, और महिलाएं देखभाल को और न्याय को प्रायोरिटी देते हैं, पुरुष ज़्यादातर। लेकिन परिवार की जब बात आता है, परिवार में न्याय की बात, तो न्याय में सबसे प्रथम महिलाएं प्रायोरिटी, न्याय में जो है परिवार को सीख देना चाहिए, तो महिलाएं न्याय सिखाते हैं अपने बच्चों को, ठीक है। देखभाल के लिए भी वो सही है, और अपने बच्चों को न्याय के तौर पर क्या सही है क्या गलत है, वो माएँ जो होती है ना, माएँ, महिलाएं, दादियाँ, ये सब जो है पूरा संविधान अपने आप में ही क्या है, पूरा संविधान है, क्या सही है क्या गलत है क्या कानून, वो कानून नहीं पढ़ा है फिर भी उनको सारा कानून मालूम है, ठीक है। इसीलिए महिलाएं हमेशा देखभाल, जो भलाई होना चाहिए, भला होना चाहिए, जिससे किसी का बुरा ना हो, ये बात महिलाएं सोचती हैं, ठीक है, और चाहती भी हैं और करती भी हैं। कभी गलत को जो है संबोधित नहीं करते हैं, गलत को कभी जो बढ़ावा नहीं देती हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषण व मूल्यांकन जैसी उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है। उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है, तो विश्लेषण व मूल्यांकन, कौन सा प्रश्न विश्लेषण और मूल्यांकन जैसी उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है। अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर पाते हैं और क्या, ये प्रश्न होगा। नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 क्या प्रस्तावित करता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ क्या पूछ रहा है, विश्लेषण और मूल्यांकन जैसी उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल
किसमें है? भारत में कितने राज्य हैं? ये भी नहीं होगा। विधानसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? ठीक है। और या अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच क्या अंतर पाते हैं? निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर पाते हैं और क्या क्या अंतर? ठीक है। ये दोनों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन आप मिलान कीजिए। तो ये आपका जो है डायरेक्ट आंसर नहीं हो ना, विश्लेषण और मूल्यांकन करने बोल रहा है, तो ये आपका ए नंबर ऑप्शन बेस्ट लग रहा है हमको। अब देखिए किसका सही होता है। तो देखिए 1 नंबर सही हो गया आपका। ठीक है, 2 ऑप्शन इसमें से ठीक लग रहा था, थोड़ा सा कैसे कैसे का भी माइंड में सोचेगा। तो 18 नंबर का 1 नंबर ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने प्रस्तुत। अब देखिए, किसी संप्रदाय को पढ़ाते समय एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को विपरीत दृष्टांतों और उदाहरणों पर विचार मंथन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, किसी संप्रदाय को पढ़ाते समय एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को विपरीत दृष्टांतों उदाहरणों पर विचार मंथन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। आगे देखिए, गैर उदाहरण किसी संप्रदाय को समझने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। गैर उदाहरण भी भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अगर अलग तरीका पूरे तरह से असंबंधित उदाहरण देंगे, संबंधित उदाहरण है तब तो बिल्कुल नहीं फिर बैठेगा। ठीक है, लेकिन ये संबंधित तो अगर उदाहरण नहीं देंगे एग्जाम्पल, तो फिर नहीं बैठेगा। अब देखिए, रिलेटेड चीज़ ही पढ़ाना, हमेशा पढ़ाना चाहिए। न्यू चीज़ को पढ़ाते पढ़ाते जो है पहले रिलेटेड चीज़ को पूछना, जानना, उसके बारे में जानकारी लेना, फिर उससे फिर न्यू जानकारी देना चाहिए। आगे देखिए, सही विकल्प कौन सा है चुनने के लिए बोल रहा है। ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, ए आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। इसी में से दोनों होगा कोनो। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। और ए सही है लेकिन आर गलत है। अब देखिए, ए सही है, ए और आर दोनों गलत है, ये तो होगा ही नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है 4 नंबर। लेकिन ए सही है, ए तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए, गैर उदाहरण किसी संप्रदाय को समझने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। यहाँ नहीं निभाते हैं। ठीक है, गैर उदाहरण कोई भूमिका दिया है ना, कोई भूमिका तो निभाते हैं, कोई भूमिका नहीं निभाते, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, कोई नहीं होना चाहिए। भूमिका नहीं निभाते ये भी गलत हो जाता। गैर उदाहरण भी भूमिका निभाता है। ठीक है, संप्रदाय को समझने में गैर भूमिका, कोई भी आप उदाहरण दे के बच्चे को समझ में आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार दीजिए। गैर उदाहरण मतलब संबंधित। यहाँ देखिए 2 बात आ जाता है, लेकिन 2 बात में से बिल्कुल ये बात फिट बैठता है कि गैर उदाहरण देखकर भी बच्चे जैसे समझते हैं वैसे समझाइए, चाहे आपको गैर उदाहरण देकर ही क्यों ना समझाना पड़े। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है रिलेटेड उदाहरण से बच्चे को, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, तो उसको गैर उदाहरण से, उन्हीं के रिलेटेड उदाहरण से उसको समझाना चाहिए, या गैर उदाहरण से भी समझाना चाहिए। ये आप ऑप्शन क्या है गलत हो जाएगा, क्योंकि भूमिका नहीं निभाते हैं, यहाँ बिल्कुल गलत है ये। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में दिमाग तो लगता है। ठीक है, और अभ्यास से ही ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। आंसर देख लीजिए, ए सही है लेकिन आर गलत है। आर क्या है? गलत है। 20 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। किसी कार्य की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और समरूपी कार्यों में संलग्न होने के प्रयास में वृद्धि कर पाएगा? ठीक है, तो प्रयास में वृद्धि कर पाएगा, समरूपी कार्यों में संलग्न होने के प्रयास में वृद्धि कर पाएगा। कौन सा आरोपण भविष्य में? ठीक है, विद्यार्थियों की प्रेरणा। ये ध्यान रखना है कि सफलता और विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और समरूपी कार्यों में, उनके समान कार्यों में प्रयास होने की वृद्धि कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, बाहरी और गैर नियंत्रणीय, तो ये नहीं होगा, गलत है। आगे देखिए, बाहरी और स्थिर, ये भी गलत हो जाएगा। आंतरिक और स्थिर, यहाँ क्या है? आंतरिक और स्थिर, आंतरिक और नियंत्रणीय, इनमें इन दोनों ऑप्शन में से एक होगा। तो अब देखिए इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? आंतरिक और नियंत्रणीय, चौथा नंबर ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए इसमें से आंतरिक और स्थिर यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब इस बात को हम इस प्रकार से काटते हैं। सफलता और विफलता अगर चलन में नहीं होगा कोई भी विचार, और बिल्कुल स्थिर होगा, रूढ़ होगा, ठीक है,
तो वो कार्य भविष्य में क्या है, विचार को अगर परिवर्तनशील नहीं होगा तो भविष्य में एक ही विचार को रख कर वो रूढ़ को, तो ये हो गया रूढ़िवादिता, विचार को एक जगह स्थिर करके उसमें प्रेरणा कैसे लाया जा सकता है। विचार हमेशा परिवर्तनशील होता है और रहा है और होना भी चाहिए। विचार हुआ, आइडिया हुआ, ये प्रेरणा हुआ, मोटिवेशनल होगा, जैसे मोटिवेशनल स्पीच होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, प्रेरणा तो इंसान को बाहरी मिल जाता है, लेकिन आंतरिक विचार जो होता है वो स्थिर रहने से जो है भविष्य में सफलता विफलता पे वो दोषारोपण नहीं कर पाएगा। वो खुद पे आंतरिक उनके अंदर होना चाहिए कि नहीं, भविष्य में ये मेरा ही गलती है, मेरे अंदर ही कमी है, हम अपने आप को इम्प्रूव करें। और फिर क्या होता है, उनका विचार अगर परिवर्तनशील रहा तो वो एक चीज़ पे टिके नहीं रह के फिर वो अपना विचार बदल के और आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, अपने आप से प्रेरणा लेगा। दूसरों पे दोषारोपण से अच्छा वो खुद पे दोषारोपण लेके आगे बढ़ने की प्रेरणा लेके और वो आगे बढ़ेगा और प्रयास करेगा। इस प्रकार वह इसीलिए नियंत्रणीय, स्थिर नहीं, नियंत्रणीय विचार क्या है, नियंत्रण में होना चाहिए। आगे देखिए, कौन सा उदाहरण विकास के समीप दूराभिमुखी अधोगामी या निकटतम विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। समीप दूराभिमुखी, निकटतम और अधोगामी, यह सब का एक ही मतलब हुआ, सिद्धांत विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। चलना सीखने से पहले दृश्य क्षमताओं का विकास होता है। बाह्यों का प्रयोग उपयोग जो है, प्रभावी उपयोग हाथों का उपयोग करने की क्षमता से पहले होता है। इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको लॉक कर देते हैं। अब देखिए, व्यक्ति उंगलियों की गति को एकीकृत करना सीखने से पहले उंगली पकड़ने में सहायता हासिल करता है। शरीर के आकार, तांत्रिक तंत्र के विकास की क्रम वो गति अलग अलग होती है। तो अधोगामी विकास में क्या है कि चलना सीखने से पहले दृश्य क्षमताओं का विकास होता है, तो ये नहीं होगा, मतलब चलना सीखने से पहले दृश्य क्षमता का विकास नहीं, दृश्य क्षमता तो जन्म से ही विकसित हो जाता है, ठीक है। बाहों का प्रभावी प्रयोग, अब देखिए बाहों, दूसरा नंबर ऑप्शन में बाहों का प्रभावी प्रयोग, हथेली जो होता है हाथ का उपयोग, बाहियों नहीं होना चाहिए, ये बाह है, बाह बाह, ठीक है। बाह का प्रयोग उपयोगी करने की क्षमता से पहले होता है, ठीक है। हाथों का उपयोग करने की क्षमता से पहले होता है बाहों का प्रयोग, ठीक है। तो हाथ का जो है नहीं होता है, उंगली जो है, हथेली का पहले उपयोग नहीं होता है, पहले बाह का प्रयोग होता है। उपयोग पहले बाह ऐसे दौड़ाता है, घुमाता है, हाथ तो बाद में कुछ पकड़ना सीखता है, कुछ लेना सीखता है, तब उस पर नियंत्रण करना सीखता है। तो ये होगा अधोमुखी समीप दूराभिमुखी प्रयोग, ये सिद्धांत ये सही हो जाएगा विकास के सिद्धांत में, ठीक है। और बाकी बात ये सब जो है गलत हो गया। ये भी शरीर के आकार, तंत्रिका तंत्र के विकास की क्रम वो गति अलग अलग होती, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो 2 नंबर आपका सही है, ये 2 नंबर। ये देखिए ऑप्शन, बाहों का प्रभावी उपयोग हाथों का उपयोग करने की क्षमता से पहले होता है, ठीक है। हथेली से पहले बाह का प्रभावी उपयोग होता है, प्रयोग, इस पर नियंत्रण करना सीख लेता है पहले, बाद में हथेली, फिर उसके बाद उंगलियां। अब 22वां नंबर क्वेश्चन है, लेव वायगोत्स्की के विचार में निजी वाक्य, ठीक है, प्राइवेट स्पीच, निजी वाक्य प्राइवेट स्पीच किसे कहते हैं। लेव वायगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच किसे कहा। एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। बच्चों की अहंकारी सोच को दर्शाता है, ये भी गलत है। कोई संज्ञानात्मक कार्य नहीं करता है, ये भी गलत है। निजी वाक्य एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य है, ठीक है, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य है, ये देखिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य है, ठीक है। अब 23 नंबर क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न वैचारिक 23 नंबर में कौन सा प्रश्न वैचारिक समझ और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का उदाहरण है, ठीक है। वैचारिक सोच और वैचारिक समझ और आलोचनात्मक सोच, ये ध्यान देना है, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना है और वैचारिक समझ को। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये तो उत्तर दे देगा, राजस्थान दे देगा। एक क्या है, आलोचनात्मक सोच होना चाहिए उसमें, क्रिटिकल थिंकिंग, या इंग्लिश में भी या ध्यान रखना है आपको, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग कौन सा प्रमोट करता है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग को, ठीक है। तो केरल राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो एक वर्ड में ये भी चला जाएगा, इसका भी केरल राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इतना हजार ऐसे कर दे देगा। विद्यार्थी समाज को समावेशी बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, क्या कितना
ये सब जो है जो रहेगा नहीं, इसमें एक वर्ड में आंसर नहीं होना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग में। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग में समाज को समावेशी बनाने के लिए उपाय ये सुझाया गया, तो बच्चे सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे, फिर उनको अपना विचार में लाएंगे और उसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आंसर देखिए, समाज को समावेशी बनाने के लिए क्या उपाय किए जाना चाहिए। आगे देखिए 24वां नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसको प्रस्तावित नहीं करता है? ये ध्यान देना है, कट लगा देना है, क्योंकि इसमें नहीं पूछ रहा है। यह सीखना कि कैसे सीखना है, यह सीखना कि कैसे सीखना है, ये 2020 के अनुसार शिक्षा नीति 2020 का है। विषय वस्तु में बढ़ोतरी, ठीक है, 360 डिग्री समग्र प्रगति रिपोर्ट कार्ड, ये 2020 का सही है। किसको प्रस्तावित नहीं करता है? यह सीखना कि कैसे सीखना है, ये भी प्रस्तावित करता है। ठीक है, आगे देखिए मानकीकृत पाठ्यचर्या, शिक्षा शास्त्र व मूल्यांकन, मानकीकृत पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र व मूल्यांकन। अब देखिए इसमें से कौन सा सही नहीं लग रहा है? विषय वस्तु की बढ़ोतरी 2 नंबर जो है प्रस्तावित नहीं करता है। आगे और एक मानकीकृत पाठ्यचर्या 4 नंबर, 2 और 4 कौन सा? 1 नंबर में 2 और 4 है। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा आता है? इसमें नहीं है 2 और 4, देख लीजिए आंसर 2 और 4, ये 1 नंबर सही नहीं है, यानी कि ये सही होगा। ठीक है, सीखना या सीखना कि कैसे सीखना, ये 2020 के नीति में लागू किया गया है। विषय वस्तु में बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 360 डिग्री समग्र प्रगति रिपोर्ट ये देना चाहिए, ये दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, ये दोनों सही नहीं है, तो यहाँ नहीं का भाई जोड़ा नहीं, नहीं का जोड़ा जो है यहाँ 2 गो है नहीं, ये भी है नहीं, नहीं का जोड़ा नहीं, वही सही। ठीक है, तो 25वां नंबर क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए विद्यालय और समुदाय जीवन को किसी भी तरह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो जीवन को किसी भी तरह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। क्या विद्यालय और सामुदायिक जीवन को किसी भी तरह नहीं जोड़ा जाना चाहिए? यहाँ नहीं दे दिया, इसीलिए ये जो है बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, यहाँ नहीं देना चाहिए ऑप्शन में, तब ये बिल्कुल सही होता ऑप्शन। अब देखिए विद्यालय और समुदाय को जोड़ने से विद्यार्थियों की सामाजिक भागीदारी के अवसर सीमित हो जाते हैं। ठीक है, विद्यालय और समुदाय को जोड़ने से विद्यार्थियों की सामाजिक भागीदारी, विद्यालय और समुदाय को जोड़ने से विद्यार्थियों की सामाजिक भागीदारी के अवसर सीमित हो जाते हैं। देखिए यहाँ और सीमित दे देता तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि विद्यार्थियों की सामाजिक भागीदारी तो बढ़ जाती है। ठीक है, उनके पास तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, और ये ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन हम तो ऑप्शन नहीं बनाते हैं ना, इसीलिए ये भी ऑप्शन दे दिया गलत और ये भी ऑप्शन गलत। ठीक है, हम रहते तो यहाँ सीमित नहीं दे के, ठीक है, असीमित दे देते। ठीक है, और यहाँ नहीं के जगह पे नहीं हटा देते। ठीक है, लेकिन हम नहीं ऑप्शन बनाते हैं, कोई और ही ऑप्शन बनाता है, एग्जामिनर वही दिया। तो इसमें से दोनों गलत हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए है ना, ए और आर दोनों गलत कर दिया है, 4 नंबर ऑप्शन सही है। यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन है, बाल विकास में डैश से डैश तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। तो जन्म, बाल विकास में जन्म से माध्यमिक बाल्यावस्था तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाना चाहिए। बाल विकास में गर्भधारण, ये दोनों ऑप्शन तो हम काट ही देते हैं, जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाल विकास में गर्भधारण से माध्यमिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन आपका 4 नंबर लग रहा है। ठीक है, तो बाल विकास में गर्भधारण से किशोरावस्था तक होने वाली वृद्धि, किशोरावस्था तक वृद्धि और बदलाव का अध्ययन किया जाना चाहिए। सॉरी, विकास और वृद्धि कब होता है? हाँ, ये ऑप्शन 4 नंबर सही होना चाहिए। अब आंसर देखिए, गर्भधारण और किशोरावस्था। वाह क्या बात है, छक्के पे छक्का हम तो मार रहे हैं पहली बार में ही। चलिए देखिए, हम पढ़े भी नहीं है पहले। ठीक है, यह पीपीटी भी तैयार दूसरों ने किया है और बहुत दिनों के बाद हम सीडीपी पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2022 में ही हम सीटेट का एग्ज़ाम दिए थे। ठीक है, उसके बाद से देखे भी नहीं है, छुए भी नहीं है। अब देखिए सीडीपी ऐसे भी थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट है ना, हट के, लेकिन पढ़ो तो बहुत ही मज़ा आता है, पढ़ने में अच्छा लगता है। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन, कैरोल गिलिगन फील्ड से आ गया, ये तो हम इसके बारे में तो पढ़ लिए हैं ना। अच्छा, नारीवादी
यहाँ लिखा है, थोड़ा सा बदल दिया है क्वेश्चन। अब देख लिए, कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकताओं पर जोर देती है को नकारते हैं। नारीवादी नैतिकताओं को जोर देते हैं, उसको नकारता है। ठीक है, जोर देती है को नकारता है, नारीवादी नैतिकता को जोर देती है और उसे नकारती है। देखभाल की नैतिकता, इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? नैतिक आदर्श, नैतिक आदर्श नहीं होना चाहिए। न्याय की नैतिकता, सामाजिक अच्छाई की चिंता। देखभाल की नैतिकता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, देखभाल की नैतिकता माओं के पास, महिलाओं के पास, नारियों के पास होती है और कैरोल गिलिगन ने इसे नकार दिया। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा, देखिए प्रभु आ जाइए 1 नंबर। वाह क्या बात है, ये भी छक्का लग गया एक बार में, छक्का। ठीक है, मेरा ईमानदारी तो बढ़ते जा रहा है। अब आगे देखिए, देखिए कोई नहीं, ये गलत और सही भी हो सकता है क्योंकि ये CDP है। ठीक है, क्या है? CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, ये CDP है, कभी भी गलत हो सकता है क्योंकि एक ऑप्शन इसमें सही नहीं दिया जाता है, एक ऑप्शन इसमें गलत नहीं होता, कई ऑप्शन होता है जो कि सभी सही सभी गलत लगेगा। मतलब एक उसमें पूरा तरह से गलत लगेगा, 3 ऑप्शन आपको समान लगेगा। इसीलिए बनाते बनाते आपको, सेट मारते मारते ही आपको जो है इसमें एक्सपर्ट हो जाइएगा। अब अगला क्वेश्चन है, उस प्रश्न की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। ठीक है, उस प्रश्न का पहचान कीजिए जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है? ये तो अभी आपको पढ़ाए हैं, क्या कहता है, अभी छठा का इतिहास जो हम चल रहा है मेरा वीडियो, छठा का इतिहास। आज का टॉपिक था किताबें, कब्रें, किताबें और कब्रें। क्या था उसका टाइटल था क्या बताती है किताबें और कब्रें। अध्याय 4 इसमें था और वही एकदम सेम क्वेश्चन उठाया वहाँ से। ठीक है, मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है कौन सा? ठीक है, तो आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, मूल्यांकन का कौशल यहाँ है। ठीक है, आगे है दूसरा नंबर, पुरातत्व को परिभाषित कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग औजार बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग करते थे? ठीक है, आगे देखिए, ये बिल्कुल एकदम छठा का है, ये तीसरे अध्याय का है क्वेश्चन और ये अध्याय चौथा का है। और हड़प्पा सभ्यता ये पहला अध्याय का है, पुरातत्व को परिभाषित करना है। हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज कब की गई? तो कब की गई ये भी आपका जो है, तो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण जब करेगा तो 1 नंबर जो है ऑप्शन सही फिट बैठेगा इसमें से। क्या है? आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है। ये जो है क्रिटिकल थिंकिंग को एप्रिसिएट क्या होता है कि उसको बढ़ावा देगा। आगे देखिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर देख लीजिए। आज जो आप पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है, क्योंकि वो सारा ऑप्शन ठीक नहीं बैठ रहा था, तो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण इसी प्रकार होगा। अब अगला क्वेश्चन है 29वां नंबर, 30 कम 1 29। अभिकथन, कथन क्या है? एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थी को किस प्रकार के प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये सही है, किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को केवल तभी उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए जब वे सही उत्तर के बारे में पूरी तरह सुनिश्चित हों। तो ये बिल्कुल गलत होगा। नहीं, विद्यार्थी को ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी को उसी समय जो है निर्देश दिया जाना चाहिए जब उसे सही उत्तर मालूम हो। ऐसा थोड़ी है, सब कुछ मालूम सबको थोड़ी ना रहता है, इससे बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आपका सही आपका हो जाएगा ए सही है और आर गलत है, ये देना है। तो 3 नंबर आपका सही है, ए सही है और आर गलत है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ आप देखिए आंसर में ए सही है और आर गलत है। अब 30 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है? ठीक है, विश्वास कौन सा
विश्वास विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए, भविष्य में प्रयास करते रहना चाहिए विद्यार्थी को। इसके लिए उसे प्रेरणा किससे मिलने की संभावना है, उसे प्रेरित करने की संभावना कौन सा प्रश्न रखता है। ठीक है, ऑप्शन अब देखिए आपके सामने, ये रहा ऑप्शन। मैं बुद्धिमान नहीं हूँ और प्रयास मेरी क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रयास में, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, यानी गलत है। अगर मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूँ तो मैं दिए गए कार्य करने में सक्षम हूँ। ये बिल्कुल सही है, एकदम 100% फिट बैठता है बात। मैं एक बदकिस्मत व्यक्ति हूँ और मेरी किस्मत कभी भी दिए गए कार्य में मेरी सफलता का साथ नहीं देती। ठीक है, मैं एक बदकिस्मत व्यक्ति हूँ और मेरी किस्मत कभी भी दिए गए कार्य में मेरी सफलता का साथ नहीं देती। ये बिल्कुल गलत। ठीक है, सही के साथ गलत का निशान लगा दिए। ठीक है, मेरे पास ऐसा नहीं है। ठीक है, किस्मत के भरोसे कर्म नहीं किए जाते। कर्म जो है आवश्यकता के अनुसार किए जाते हैं और धीरे धीरे कर्म में महारत हासिल करते हैं। कर्म पे ना कि किस्मत पे भरोसा करना चाहिए, अपने कर्म पे ही सब कुछ है। कर्म से दुनिया के एक एक चीज़ पाया जा सकता है और कर्म नहीं करने पर पाया हुआ चीज़ एक एक चीज़ खो सकते हैं। मेरे पास विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता नहीं है। अब देखिए, यहाँ पहले से ही बोल रहा है मेरे पास क्षमता नहीं। क्षमता तो सीमित है बाबू, पहले कर्म तो करो और इसे बदलना मेरे नियंत्रण के से बाहर है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका सही हो जाएगा, अगर मैं अपने प्रयत्न में अशक्त प्रयास करता हूँ तो मैं दिए गए कार्य में करने में सक्षम हूँ। ये आपका सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 सही है, बिल्कुल सही है। आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग, ये डूइंग, ठीक है, डूइंग हमेशा रखना, डूइंग गिवन टास्क इफ़ आई पुट रिक्वायर्ड इफोर्ट इन माई अटेम्प्ट। ठीक है, ये विश्वास देना है कि अगर मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक क्या है, आवश्यक प्रयास करता हूँ तो दिए गए कार्य करने में सक्षम हूँ। यह भविष्य में हमेशा उसे प्रेरित अभिप्रेरित करेगा। थैंक यू, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह डेली आपके पास जो है सीडीपी का वीडियो आते रहेगा और आप देखते रहिए और अपना स्कोर बताइए। ठीक है, मेरा लगभग 3-4 गलत हुआ होगा, आप अपना बताइए कितना सही हुआ। ठीक है, 3 नहीं 4 मान लेते हैं, चलिए मेरा 26 तो हुआ सही। आपका कितना हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।